हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसी पे से हिंदी फैकल्टी। आज जो हमारा हिंदी का पेपर हुआ है, पेपर टर्म 2 का, उसी का कोर्स ए का जो पेपर है उसका समाधान हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन जो बोलते हैं वो हम लोग करेंगे। तो पेपर का सॉल्यूशन करने से पहले जो सामान्य निर्देश हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले निर्देश में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं। फिर अगला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम कह सकते हैं इसमें पढ़ने वाली बात जो है हमारी, वो है कि हमें यहाँ पर 2 खंड दिए हुए हैं, खंड क और खंड ख। और समझने वाली जो चीज है, खंड क में जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं और उन 3 प्रश्नों में भी जो अथवा करके प्रश्न हैं तो वो हमें आगे देखते चले जाने हैं और आगे हम करते चले जाएंगे प्रश्नों में, जैसा कि जो भी निर्देश दिए होंगे। खंड ख में कुल 4 प्रश्न दिए हैं और वहां पर भी कुछ अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम आगे प्रश्नों में इनको देख लेंगे। तो आइए हम लोग जो पेपर है प्रश्न 1 से, यानी खंड क का जो पहला प्रश्न है वहां से शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है, इसमें जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उससे जो गद्य भाग है उससे प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न हैं और चारों ही प्रश्न हमें यहाँ पर करने थे। तो उसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के किन्हीं 2 पहलुओं का उल्लेख कीजिए जिससे आप प्रभावित हैं। इस प्रभाव के उपयुक्त कारण भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी जो हैं, कामिल जो बुल्के हैं, इनके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हमें यहाँ पर चैप्टर में दी हुई थी। तो यहाँ पर हमें 2 लिखनी है, लेकिन 2 के साथ हम और भी इसके जोड़ सकते हैं। और उनकी जितनी भी विशेषताएं थी वो सभी हमें प्रभावित करती है। तो देखिए, हमने इसका जो उत्तर लिखा है वो है, फादर कामिल बुल्के एक विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बस गए थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावपूर्ण था। स्वभाव से वे साधु गुणों से युक्त थे, यानी उनके जो गुण थे वो बहुत अच्छे थे। साधु यानी अच्छे गुण, जिसके सद्गुण जो होते हैं ना, उनके लिए कहा गया है कि जो सबकी मदद करते हैं ऐसे। वे भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, यहाँ के ज्ञान समाज से प्रभावित थे, यानी वो भारत की जो संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने वास्तव में, और वे एक सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे, यानी बिना किसी लालच के वो किसी की भी मदद करते थे, उसके प्रति कार्य करते थे। उनका हृदय मानवीय करुणा एवं वात्सल्य की भावना से ओतप्रोत था। मानवीय करुणा यानी लोगों के प्रति प्रेम की भावना, और वात्सल्य यानी एक माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम कहलाता है। ये सभी गुण उनके अंदर कूट कर भरे हुए थे। अपने प्रियजनों के प्रति ममता एवं अपनत्व का गहरा भाव था। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। उनका सबके प्रति दया और सहयोग का भाव, मित्रवत व्यवहार, सदैव प्रसन्नचित्त रहना, सभी के कल्याण की भावना रखना और हिंदी को समृद्धशाली बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना, ये सभी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व की छवि को अनुपम रूप प्रदान करती हैं और ये सारी विशेषताएं हमें उनकी अपनी ओर प्रभावित करती हैं। तो ये तो था हमारा पहला प्रश्न जो कि क्षितिज पुस्तक से था। इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो भी इसी पाठ से लिया गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। क्या आप उससे सहमत हैं? और अपने उत्तर के पक्ष में उचित तर्क दीजिए। अब जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी देखा कि वो जो भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित थे, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वो सन्यासी नहीं है, मन से सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो बने, भारत भी आए, क्योंकि वो यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति से प्रेरित हुए तो यहाँ पर भी आए। तो अब वो मन से सन्यासी नहीं है, यानी जो बाहरी उनका जो पहनावा है वो सन्यासी जैसा है लेकिन मन से नहीं है। तो अब देखो, इसमें उत्तर हम लिखेंगे,
फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी के रूप में उनकी एक नवीन छवि ही हमारे सामने उभर कर आती है। जैसे ही हम किसी को साधु सन्यासी की उपमा देते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र उभर करके आता है कि वो व्यक्ति कहीं एकांत में जाकर के बैठेगा, या फिर दुनिया का जो कहते हैं ना सब कुछ छोड़ देना, दुनिया में जो भी भोग विलास की जो वस्तुएं हैं वो सब कुछ छोड़ देना, अपनों से जो अपनत्व की भावना है वो सब छोड़ देना। तो ये इनकी जो छवि है, नवीन छवि ही हमारे सामने उभर कर आती है। वो देखते हैं आगे कैसे। वे परंपरागत ईसाई पादरियों या भारतीय सन्यासियों से भिन्न थे। वे संकल्प से सन्यासी थे, यानी मन में जो उन्होंने संकल्प लिया था वो सन्यासी का था, मतलब शरीर से लिया था, मन से नहीं। उनका जीवन नीरस नहीं था, नीरस यानी रस से युक्त था, नीरस नहीं था। व्यवहार और कर्म से सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ वे गहरा लगाव रखते थे। वे सभी के परिवारों में आते जाते रहते थे, उत्सवों एवं समारोहों में भाग लेते थे तथा पुरोहित की तरह आशीष देते थे। दुख की स्थिति में वे लोगों को सांत्वना देते थे। अब आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी जो हैं वो दीन दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब वो अलग होते हैं तो कहीं परिवार में, त्योहार में और जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें अपनी सहभागिता नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पर। जो कामिल बुल्के थे वो देखने में सन्यासी दिखेंगे लेकिन मन से नहीं थे। वो सभी जो उनके मिलने वाले थे उनके सारे उत्सवों में, त्योहारों में, सभी में जाकर के अपनी सहभागिता निभाते थे। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे लोगों की, जिसके भी यहाँ जाते थे, आशीर्वाद भी देते थे उन लोगों को। संकट की स्थिति में वे देवदार वृक्ष के समान खड़े रहते थे कि जैसे देवदार वृक्ष सभी को छाया देता है, उसी प्रकार वो अपनी छाया या अपना आशीष जो है सभी लोगों पर रखते थे। वे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन भी करते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया है? ऐसी सनक के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो आपको जैसा कि पता है, क्षितिज जो पुस्तक है उसमें 2 चैप्टर आपके गद्य में आने वाले थे। पहला मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उससे 2 प्रश्न पूछे गए। अब ये जो 2 प्रश्न हैं ये हमारा जो दूसरा अध्याय है लखनवी अंदाज, उससे ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई जो लेखक हैं नवाब साहब जो है, नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। उन्होंने जो खीरे को काटना और इतना तरीके से धीरे धीरे सारी जो क्रिया है वो सब करना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनको उसी चीज को इन्होंने एक सनक कहा गया है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है, तो उसी सनक के पहले तो उसके बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ हमने पूरी डिटेल नहीं दी है कि वो किस तरीके से तौलिए को लेते हैं, तौलिए पे से उठाते हैं, तौलिए को निकालते हैं, फिर वो उसको धोते हैं, छीलते हैं और फिर उसको रगड़ते हैं, उसका जो कड़वापन है वो निकालते हैं, फिर फांकों को काटते हैं, नमक मिर्ची बुरकते हैं और फिर उनको सूंघ करके फेंक देते हैं। तो ये तो उनकी सनक का परिचय देता ही है। अब सनक जो है आगे पूछा गया इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो सनक भी 2 प्रकार की है। यहाँ पर जो लखनवी अंदाज में जो नवाब साहब की सनक बताई गई है वो तो हम सकारात्मक नहीं कह सकते, वो नकारात्मक है, क्योंकि वो अपनी रईसी को दिखा रहे हैं लेकिन उस दिखावे का कोई परिणाम हम नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ सनक जो है सकारात्मक भी हो सकती है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किसी काम को करने की लगन या धुन के साथ जोड़ा जा सकता है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। यानी सकारात्मक जो सनक है इसके भी 2 तरीके की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो नवाब साहब हैं इनकी जो सनक थी वो नकारात्मक थी, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण सकारात्मक सनक के दिए हुए हैं कि व्यक्ति क्या से क्या कर जाता है अपनी सनक में। तो देखो, अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक थी, महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक थी, चाणक्य को नंद वंश का समूल विनाश करने की सनक थी, भगत सिंह को देश पर मर मिटने की सनक थी, महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक थी। और इन्होंने सनक
में ये सारे कार्य करके भी दिखाए, और ये सब जो है सकारात्मक सनक के परिणाम थे। ये ऐसे उदाहरण है जो उनके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4, जो कि वो भी लखनवी अंदाज से ही लिया गया है। तो प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब को खीरे खाने की तैयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा, उसके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उसने खाने से क्यों मना कर दिया। तो देखो, पहले तो बताना है कि खाने की तैयारी करते देख करके लेखक ने क्या सोचा। तो पहले तो इस्तेमाल करने के विचित्र तरीके पर गौर कर रहे थे लेखक साहब कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं। नवाब साहब ने अत्यंत परिश्रम और यत्न से काटे गए खीरे की फांकों को नमक मिर्च छिड़का और फांकों को होठों तक ले जाकर सूंघते हुए पेट भरने या संतुष्टि का अभिनय किया और फिर खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सब लेखक पूरी घटना को वो देख रहे थे। फिर क्या होता है, वे इस बात पर गौर कर रहे थे कि क्या किसी खाने की वस्तु को केवल सूंघकर फेंक देने से उसका स्वाद या आनंद लिया जा सकता है। वो प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था कि केवल इन्होंने इस खीरे को सूंघा है, नाक तक लेकर के गए हैं और फिर इनको फेंक रहे हैं, तो और फिर डकार और ले रहे हैं कि हमारा पेट भर गया है। तो क्या केवल उसको सूंघ करके उसका आनंद और पेट भरने के लिए कहा जा सकता है, संतुष्ट हुआ जा सकता है? उनकी नजर में स्वाद का बोध कराने का काम जिह्वा का है, यानी जीभ का है। स्वाद नाक से नहीं, जीभ से लिया जाता है, जो खाने से ही हो सकता है। नवाब साहब ने, और ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, और फिर वो क्या देते हैं जवाब। तो नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़क करके लेखक से खाने के लिए आग्रह किया, तो लेखक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अनुज्ञा में अपना सिर हिला दिया, मना कर दिया, जबकि लेखक खीरे को खाना चाहता था जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। और इसका मना करने का कारण था कि लेखक पहली बार नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुके थे। तो ये हमारे गद्य के 4 जो प्रश्न हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो वही हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, और उनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न 1 में जो 4 प्रश्न दिए थे वो सभी अंक जो है 2-2 अंक के वो प्रश्न थे, यानी 8 अंकों का वो पूरा प्रश्न था पहला। अब ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें भी प्रश्न तो 4 ही दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई 3 प्रश्न हमें करने हैं, यानी कि 6 मार्क्स के हमारे ये प्रश्न होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कवि ने बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया है, उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो हमारी कविता है पहली, उत्साह कविता, उसमें उत्साह और अट नहीं रही है, 2 कविताएं हैं उसमें, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है ये हमारी उत्साह कविता से पूछा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर बादलों के विविध रूपों का चित्रण। तो देखो, उत्साह कविता में कवि ने बादलों की ललित कल्पना, ललित यानी सुंदर जो बादलों की कल्पना की गई है, और क्रांति चेतना यानी लोगों में जोश भर देने की जो चेतना है, जैसे भिन्न भिन्न रूपों में उसकी बादलों की चर्चा की है। एक और तो बादलों को पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया गया है, यानी बारिश, बादलों से क्या होती है, बारिश होती है, और जो बारिश होती है वो हमारी धरती को, प्यासी धरती को तृप्त करती है, और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं कि बारिश होगी तो धरती नम होगी और उसमें खेती भी अच्छी होगी, यानी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है। तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी नष्ट, विप्लव यानी विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया गया है, यानी 2 तरीके से बादलों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बादलों को ओज तथा जोश के साथ गरजने को कहा गया है, क्योंकि बादल क्रांति के सूचक हैं। बादल जितने गरजते हैं तो यानी वो क्रांति फैलाना चाहते हैं। बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाश करने का उपकरण निहित है, यानी बिजली निहित है बादलों के अंदर, जो नव सृष्टि के निर्माण में सहायक है, जिससे कि क्या होता है, नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये हमारा प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कन्यादान जो हमारी दूसरी कविता है
उत्साह वाली नहीं है, उत्साह वाली में तो अट नहीं रही है। ये कन्यादान जो दूसरा चैप्टर है उसका है ये। कन्यादान कविता में माँ की परंपरागत छवि से हटकर नए दृष्टिकोण से विचार किया गया है। उसमें नया क्या है, आप उन विचारों से कहां तक सहमत हैं और क्यों हैं? तो यहाँ पर ये जो कन्यादान है इसमें नई चीज क्या बताई गई है, तो देखिए कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से पूरी तरह से भिन्न है, बिल्कुल अलग है। पूरे पुराने समय में जो माँ हुआ करती थी उनमें और अभी के माँ जो ये यहाँ पर इस कन्यादान कविता में बताई गई है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। कैसे? परंपरागत माँ के हृदय में भी अपनी लाडली बेटी के लिए ममता समाहित थी, यानी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी पहले भी माँ, किंतु समय के परिवेश के अनुसार माँ बेटी को जीवन से समझौता करते हुए स्वयं को ससुराल के अनुसार ढाल लेने की सीख देती थी। वो कहती थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हें उसमें अपने आप को जो है ढाल लेना है। और त्याग का जो पाठ पढ़ाती थी उसमें शोषण के विरुद्ध आवाज न उठा करके सहनशील बने रहने की नसीहत तथा कठोर सच्चाइयों व चुनौतियों के आगे समर्पण कर देने का संदेश निहित होता था। यानी पहले माँ अपनी बेटी को कहती थी कि तेरे साथ अगर ससुराल में कुछ भी हो रहा है तो तुझे उसे क्या करना है, सहन करना है। कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो भी उसका विरोध नहीं करना है, तुझे उसका जो है उसको अपने आप सहन कर लेना है। और इसी चीज की नसीहत यानी सलाह वो अपनी बेटी को देती थी, यानी विद्रोह नहीं करना है ससुराल में जाकर के। किंतु अब परिवेश बदल गया है और युग की मांग के अनुसार कविता की माँ बेटी को ससुराल में अपने व्यक्तित्व को न खोने से बचाने की सीख देती है। यानी तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उसे तुझे नहीं खोना है, जो तुम हो उसी को बनाए रखना अपने आप को, और साथ ही उसे शोषण को न सहने, लुभावने शब्दों से सचेत रहने। भाई तुम्हें बहुत प्यार से वो कोई भी काम करवाएंगे या शोषण करेंगे, तुम्हारा अत्याचार तुम पर करेंगे, तो तुम्हें इसके लिए सचेत रहना है, जागरूक रहना है। पोशाकों आभूषणों में नहीं में ही मुग्ध न रहने तथा कभी जीवन से निराश न होने का संदेश भी देती है। तो ये इन चीजों से बिल्कुल अलग है और हम इन विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। और क्यों है सहमत? क्योंकि आज की नारी जो है कहीं से किसी भी स्तर पर पुरुष से कम नहीं है, और अगर हम अपने साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, अगर हम उनके खिलाफ भी अगर विरोध नहीं करते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। हमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ दोनों की भी अगर हम बात करें तो दोनों के साथ भी अगर गलत होता है तो हमें उसका विरोध हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ जो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है वो बिल्कुल सही दे रही है। अगला तीसरा प्रश्न, उसमें पूछा गया है आग के विषय में माँ बेटी को क्या समझा रही है। ये भी कन्यादान से ही है, और क्यों? आग के संकेत से कविता किस सामाजिक बुराई की ओर भी इशारा करती है? तो देखो, आग माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा है कि वह भी अनेक बहुओं की तरह किसी की आग में अपना जीवन न खो दे। ठीक है, क्या कहना चाहा है कि जिस तरीके से कई बहुओं को ससुराल में जला दिया जाता है और भोजन बनाते बनाते कि भाई ये जल गई है ऐसा कह दिया जाता है, तो उसी में अपना जीवन ना खो दे। किचन में काम करते हुए अपनी जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और उसे किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं बनना चाहिए। उसे कष्ट देने की कोशिश करने वालों के सामने उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। कोमलता नारी का शाश्वत गुण है, पर आज की परिस्थितियों में उसे कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में उसका सामना कर सके। तो यहाँ पर ये चीज पहले तो आग के लिए समझाया, और फिर इसमें जो संकेत सामाजिक बुराई जो दिखाई गई है, दहेज को लेकर के भी महिलाओं को कई बार जला दिया जाता है, और एक दान की जो बात है वो भी महिला कन्या दान कन्या के साथ दान शब्द जो जुड़ा हुआ है, इन दोनों जो समाज की जो बुराइयां हैं उसकी ओर भी यहाँ पर इशारा किया गया है। और इसी का चौथा प्रश्न करने 3 ही प्रश्न हैं हमें, लेकिन चारों प्रश्नों के हल हमने यहाँ किए हैं। चौथा प्रश्न है फागुन की सुंदरता में ऐसा अलग और अनोखा क्या है कि कवि की आंख उससे हट नहीं रही है, अट नहीं रही कविता है, कविता के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर
ये जो हमारी उत्साह के साथ जो दूसरी कविता है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो फागुन के महीने में जो सुंदरता होती है उसका चित्रण ही हमें करना है यहाँ पर। तो देखो फागुन माह में प्रकृति है यहाँ पे। फागुन माह में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है, यानी जो हमारी नेचर है जो उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वसंत के आगमन से सर्वत्र हरियाली छा जाती है। वृक्ष, पेड़ पौधे नव पल्लव का मतलब होता है पल्लव यानी पत्ते, नए पत्ते एवं पुष्पों से भर जाते हैं। भंवरे गुंजार करने लगते हैं। वातावरण सुगंध से भर उठता है। जब फूल ही फूल होंगे सब जगह तो उन फूलों की सभी जगह खुशबू महकेगी, तो सारा वातावरण सुगंध से भर जाता है। शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा बहने लगती है। पर्यावरण प्रफुल्लित हो उठता है, यानी पर्यावरण खुश हो जाता है। सर्वत्र उल्लास एवं उत्साह का संचार होने लगता है। ये सब हमारे फागुन के महीने में जो परिवर्तन आते हैं प्रकृति में, जो सुंदरता बढ़ती है, उसका यहाँ पर चित्रण इस प्रकार से किया गया है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर जो 2 है वो यहीं पे समाप्त होता है और उसमें कोई 3 प्रश्न करने थे, यानी 6 अंक हो गए टोटल। अब अगला जो प्रश्न है वो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक जो है कृतिका के साथ क्षितिज के साथ जो दूसरी पुस्तक है कृतिका, उससे पूछे गए हैं। वहाँ हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर दिए थे और तीनों से संबंधित यहाँ पर 3 एक प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहला 3 प्रश्न में से हमें करने 2 ही प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि पहाड़ के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध लेखिका पहाड़ों पर किस दृश्य को देख क्षुब्ध और परेशान हो जाती है। क्या आपने भ्रमण या पर्यटन के दौरान ऐसे दृश्य देखे हैं? ऐसे दृश्यों और अपने मन पर पड़े उनके प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो लेखिका ने लिखा है, यही अगर हम देखते तो हम भी यही लिखते। तो हमने जो लेखिका का है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है अपने उत्तर में। तो शुद्ध का मतलब होता है दुखी, कि जब वो यात्रा करने जाती है तो पहाड़ों पर जो दृश्य है उसको देख करके वो दुखी और परेशान क्यों हो जाती है। तो देखो कौन सा दृश्य है वो। लेखिका ने यह बात उन स्त्रियों को देखकर कही है जो पहाड़ों के भारी भरकम पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का श्रम साध्य कार्य करने में लगी रहती हैं। यानी पहाड़ों को तोड़ करके जो रास्ता बनाने में महिलाएं लगी हुई हैं, उनको देख करके वो क्षुब्ध और परेशान हो जाती हैं। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है पर वह देश समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। देश की आम जनता भी देश की प्रगति में भरपूर योगदान करती है और उसे उतना नहीं मिल पाता जितने की वह हकदार होती है। देश के श्रमिक एवं किसान देश की प्रगति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा अपना सहयोग देते हैं, यानी किसान भी अपना सहयोग बहुत देते हैं यहाँ पर। यदि वे कार्य न करें तो देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा अन्य लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की भी अहम भूमिका है। वह अपने वेतन व सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना देश की प्रगति के लिए अपना योगदान देते हैं। देश के किसान भी धूप सर्दी की परवाह किए बिना सबके लिए अन्न उगाकर सहयोग करते हैं। देश का फौजी व वैज्ञानिक भी कम वेतन पर पूर्ण निष्ठा से सेवा कर प्रगति के नए रास्ते खोलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो उत्तर आप कहोगे वहां से रिलेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे देश में ये जो हम विकास हो रहा है ये किन किन के द्वारा हो रहा है, ताकि हम लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो जाए। तो ये सभी लोग जो है अपनी अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। और क्योंकि प्रश्न जो था हमारा, प्रश्न में भी कि ये जो ऐसे दृश्य और अपने मन पर पड़े उनके प्रभाव, तो प्रभाव इन लोगों को देख करके हमें कुछ सीखना चाहिए, तो यही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव हुए हैं। माता का यहाँ पर अंचल है। पाठ के आधार पर इसे सोदाहरण यानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वात्सल्य और ममता, देखो भोलानाथ को, ये जो हमारा पहला चैप्टर है उसी से माता का अंचल से ये प्रश्न लिया गया है। और हर प्रश्न जो है 3 प्रश्न है, तीनों 3-3 नंबर के, करने हमें 2 हैं।
भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, यानी हर खेल में साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। यानी वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव। ये यहाँ पर भाई बच्चा अपने पिता के पास कितना भी रह ले, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है तो उसको अपनी माँ ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। यह सही है कि इस कहानी में बच्चों का अपना पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, लेकिन बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वे अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने को अधिक उत्सुक रहते हैं। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है, शायद इसीलिए वह बच्चा विपदा के समय अपनी माँ की शरण में जाता है। अब यहाँ पर पहले और अभी में, क्योंकि प्रश्न में आप देखेंगे बाद में पूछा गया है कि उनके संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव हुए हैं। तो बदलाव की अगर हम बात करें, पहले जो माता पिता थे अपने बच्चों को बहुत जो है अधिक से अधिक समय दे पाते थे, क्योंकि वो घर में जो है महिलाएं जो होती थी वो घरेलू कार्य में अधिक रहती थी, बाहरी जाकर के काम नहीं करना पड़ता था, और अगर गए भी तो खेत पर जाते थे माता और पिता, तो बच्चे भी उनके साथ ही चले जाते थे। यानी हम ये कह सकते हैं अधिक से अधिक समय वो जो है अपने माता पिता के साथ बच्चा बिताता था, तो उसकी हर गतिविधियों पर माता पिता की नजर रहती थी। लेकिन आज जो है माता और पिता काम के लिए घर के बाहर चले जाते हैं, अधिक से अधिक समय उनका बाहर निकलता है, यानी बच्चों को बहुत कम समय दे पाते हैं। तो आज ये नहीं है कि पहले जो है माता पिता अपने बच्चों को अधिक प्रेम करते थे और आज के माता पिता अपने बच्चे को प्रेम नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। आज भी जो माता पिता हैं अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं देने के लिए जो है पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, और वो अपने बच्चे का जो विकास हो रहा है और उनको जो भावनात्मक जो चीजें चाहिए होती है वो अपने बच्चों को वो नहीं दे पाते हैं। तो यही जो है आज के और पहले के माता पिता का जो संबंध है वो ही यही अंतर हम देखते हैं। इसके अलावा तो ये पहले जो माता पिता प्रेम वाली जो चीज है वही अभी के माता पिता भी करते हैं, सिर्फ उनका तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। पहले के माता पिता जो है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए बस भेजने पर इतना लंबा समय भी उनको शिक्षा के लिए नहीं दिया जाता था, यानी इतना लंबा समय नहीं होता था शिक्षा का। लेकिन आज का दिन में स्कूल में और फिर ट्यूशन में ये बच्चे इतना समय जो है उनका पढ़ाई में जाता है, तो वो अपने माता पिता से जो बातचीत वाला जो हिस्सा है वो नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा उनका जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो परिवर्तन आया है, ये बदलाव आया है, ये यही है। अगला प्रश्न है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक, जो हमारा दूसरा अध्याय है उसी से लिया गया है। तो इस पाठ के आधार पर बताइए कि जॉर्ज पंचम की लाट यानी जो मूर्ति की नाक की तलाश में मूर्तिकार किन किन जगहों पर गया। किसी भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की नाक मूर्ति की नाक से बड़ी होने का तात्पर्य क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। भाई पहले तो तलाश किए हैं उसको लगाने के लिए बहुत सारे। तो देखो पहला क्या था, मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति, यहाँ पर कुछ चीजें, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के पत्थर की किस्म का पता करने की कोशिश की, सबसे पहले उसकी कोशिश की। फिर दूसरा, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलने पर उसने हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर के ऐसा ही पत्थर खोजने की कोशिश की। मूर्तिकार भारतीय नेताओं की मूर्तियां देखने के लिए देश में जगह जगह घूमा ताकि उनकी नाक को काटकर लाट की नाक पर लगाया जा सके। आगे क्या करता है, उसने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा। सॉरी 42 सी दे रखा है, सन 42 में।
नाकों को भी देखा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की। अंत में उसने जब कुछ नहीं हो सका, हर जगह से वो असफल रहा, तो अंत में उसने जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी। फिर क्या होता है, जब वो लगा दी उसने तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, यानी बड़ी बड़ी जो पद पर बैठे हुए लोग चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी, यानी उनकी कोई गिनती में वो थे ही नहीं। तो ये हमारा प्रश्न 3 जो है यहाँ पर पूरा होता है। अब हमारा यानी खंड क पूरा होता है। चौथे प्रश्न से हमारा खंड क ख जो है वो आता है और उसमें है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद भी यहाँ पर अनुच्छेद के लिए 3 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोरोना काल से संबंधित। कोरोना काल के सहयात्री, कोरोना काल में किस किस ने सहयोग दिया, हम सब लोग सब साथ रहे, तो उसी को लेकर के। लेकिन हमने यहाँ पर 3 में से एक ही विषय पर अपना अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद लेखन का कार्य किया है, क्योंकि तीनों लिख पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया। तो हमने, क्योंकि लिखना भी पेपर में एक ही था, तो जो भी विषय आप लेना चाहे ले सकते थे। हमने यहाँ दूसरा विषय लिया है पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध। भाई जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उस पर जो प्रतिबंध जो है अनिवार्य रूप से लगा देना चाहिए। इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं, पहला है पॉलीथीन थैलियों का प्रचलन प्रसार, फिर इसके प्रतिबंध की क्यों आवश्यकता है, सरकार और आम आदमी के सहयोग। क्योंकि अनुच्छेद एक पैराग्राफ की तरह हमें लिखना है, तो हमने इसको सारे पॉइंट को कवर करके उसके बारे में लिखा है। तो देखिए प्लास्टिक थैलियों के बढ़ते प्रयोग से हमारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सभी को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक से केवल मनुष्यों को नुकसान है, बल्कि इसका प्रयोग बढ़ रहा है तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सभी को इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं। भूमि प्रदूषण से वन क्षेत्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। भाई ये प्लास्टिक जब धरती के अंदर चली जाती है तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है, और भूमि प्रदूषण से हमारे जो वन हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग अक्सर पॉलीथीन को उपयोग में लेने के बाद में कूड़े में वैसे ही फेंक देते हैं। इससे जो जानवर हैं वो उन थैलियों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी असमय मौत हो जाती है। सभी के जीवन में पॉलीथीन का बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। पॉलीथीन मनुष्य के शरीर के अंदर भी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। जो सामान, खाने की वस्तुएं प्लास्टिक के बैग में लाते हैं, पॉलीथीन में लाते हैं, तो वो उन सामानों में भी प्रदूषण फैला देता है और वो भोजन की सामग्री के साथ हमारे अंदर चला जाता है, जो अनेक बीमारियों को जन्म देता है। हमारे वातावरण में दिन प्रतिदिन प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है और औद्योगिक क्रांति के समय से इसमें काफी तेजी से इजाफा हो रहा है, यानी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। दुनिया भर में कारखाने और वाहनों की बढ़ती संख्या के वजह से पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। भाई प्रदूषण जो है वाहनों से तो, कारखानों से तो बढ़ा ही है। जहां एक तरफ वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं ने हवा को प्रदूषित करके हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों और घरों से निकलने वाले कचरे ने और जल और भूमि प्रदूषण में अपना योगदान दिया है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियों ने जन्म लिया है। दूसरे कारकों की तरह ही आज के समय में प्लास्टिक भी प्रदूषण फैलाने में काफी अहम योगदान देता है। प्लास्टिक, जिसे तेल और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग बड़े रूप में प्लास्टिक बैग, रसोई का सामान, फर्नीचर, दरवाजे, चद्दर, पैकिंग के सामान के अलावा अन्य कई चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। लोग प्लास्टिक से बने सामानों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये लकड़ी और धातु की वस्तुओं की तुलना में काफी हल्के और किफायती होते हैं और कम पैसों में भी आ जाते हैं। इनकी कीमत काफी कम होती है, इसीलिए इसको लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा ही हानिकारक है, ये ज्यादा ही हमारे लिए हानिकारक है। इनके निर्माण से लेकर इनके निस्तारण तक, यानी इनको खत्म करने तक, यह
उपयोग पर सबसे पहले सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। गौरतलब है कि प्लास्टिक बैग का उत्पादन विभिन्न कंपनियों में किया जाता है। वे सभी को कंपनियों की सरकार की इजाजत के बाद ही संवैधानिक तौर पर प्लास्टिक का उत्पादन करती हैं। यदि ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये कंपनियां प्लास्टिक का निर्माण बंद कर देंगी। यहाँ पर कहने का मतलब है सरकार ही इनको परमिशन देती है कंपनियों को, तो सरकार ही अगर प्रतिबंध लगा देगी तो फिर ये आगे कैसे चलेंगी, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। जिसके बाद प्लास्टिक की समस्या लगभग खत्म हो सकती है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार का इन कंपनियों को बंद करने के साथ साथ जरूरी कानून बनाना भी अनिवार्य है, ताकि कालाबाजारी के चलते भी प्लास्टिक का उपयोग न किया जा सके। इस तरह का, क्योंकि कई बार होता है ना, प्लास्टिक आप दुकानों पे जाओगे मना कर देंगे क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन चुपचाप जो है वो इस अपना, क्योंकि दुकान चलाने के लिए लोग थैला नहीं लेकर के आते हैं तो देते हैं, तो ये कालाबाजारी है। तो कानून भी बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह का कानून किसी भी तरह की सजा या जुर्माने के रूप में बनाया जा सकता है, जो कि सीधे तौर पर लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग पर और कंपनियों को प्लास्टिक के निर्माण पर रोक देगा। तो ये हमारा अनुच्छेद था। तीसरा जो विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। ठीक है, तो हमने एक किया है। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में दो यहाँ पर भी अथवा में पहला जो है पूछा गया है, आप पाखी या कहें पंकज हैं, जो एक मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। आपके छोटे भाई या बहन, ठीक है, कि 10वीं की परीक्षा है, उसे लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखकर परीक्षा की तैयारी के विषय में समझाइए। तो हमने इसी पत्र को, ये एक अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र है तो परीक्षा भवन और फिर जो एड्रेस है वो हम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। और छोटा है तो प्रिय भाई स्नेहाशीष, प्रेम के साथ आशीष देते हुए। फिर मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप भी वहाँ सकुशल होंगे। 2 दिन पहले तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जिससे आपने आगामी 15 दिन बाद 10वीं परीक्षा शुरू होने की बात कही है। उसकी परीक्षा को लेकर मैं आपको कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं कि आप परीक्षा के दिनों में खूब मेहनत तो करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूर्ण निद्रा लेने की आवश्यकता है और पाठ्यक्रम के एक एक अध्याय के लिए पूर्ण तत्परता से पूर्ण अभ्यास करें। ठीक है, अतः आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे हमने आपसे उम्मीद लगा रखा है उस पर आप खरे उतरेंगे। तो यहाँ पर फिर धन्यवाद देते हुए आपका शुभ चिंतक यानी अच्छा चाहने वाला पंकज। ठीक है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। दूसरा जो विषय दिया हुआ है वो है, आप सुशील या सुशीला कह सकते हैं अपने आप को, और एक रिहायशी सोसाइटी में रहते हैं। इसमें किसी घर में एक व्यक्ति ने दफ्तर खोल लिया है, उससे होने वाली असुविधा के बारे में बताते हुए और रिहायशी सोसाइटी के नियमों से उसे अवगत कराने का अनुरोध करते हुए सोसाइटी के सचिव को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ये हमारा औपचारिक पत्र है। तो एक पत्र हम लिख चुके हैं, तो एक ही करना था, वो पत्र हमने लिया। प्रश्न नंबर 6 में है, आपके बड़े भाई ने बेकरी की एक दुकान खोली है, उसके लिए 50 शब्दों में एक एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपके पत्र 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक करना है, लेकिन विज्ञापन 4 दिए हैं। क में A B, यानी क में जो A और B ऑप्शन में से कोई एक करना है, या तो आप ये बेकरी वाला करें, तो हमने यही किया है। देखते हैं हम इसको कैसे किया है। और दूसरा ये दिया था, आपकी बहन का एक थिएटर समूह है, वे इस शहर में अपने नए नाटक का मंचन करने जा रही हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हमने जो पहला है हमारा जो बेकरी की दुकान है, उसके लिए हमने कन्फेक्शनरी की दुकान, हम ऊपर लिख सकते हैं इसको, और हमने हमारे यहाँ सभी खाने की वस्तुएं शुद्ध एवं ताज़ा बनाई जाती है, पैकिंग की सुविधा उपलब्ध है और सभी प्रकार के केक यहाँ बनाए जाते हैं। कुछ ऑफर डालने थे तो MRP पर 10% की छूट है और जो है 100% शुद्धता की गारंटी के साथ। तो इस तरीके से हमने विज्ञापन तैयार किया है और ये विज्ञापन वाला जो प्रश्न है वो 2.5 मार्क्स का है। और इसी का जो ख पार्ट है, ये देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसका विषय है मतदान, प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य। ये हमने नहीं किया क्योंकि हमने बेकरी वाला
सॉरी वो उसमें से किया था, अभी हम नीचे वाला हमने किया है यहाँ पे। आपकी सोसाइटी के पास ठेले लगाने वाले व्यक्ति का 10 वर्षीय बच्चा गुम हो गया है, उसके लिए अखबार में खोया पाया कॉलम के अंतर्गत एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो इसको हमने किया है, सॉल्यूशन इसका बनाया है हमने। तो देखिए हम ऊपर लिख देंगे, या तो खोया पाया भी हम लिख सकते हैं, या लापता भी, लापता के कॉलम में भी हम दे सकते हैं। तो दिनांक हम लिखेंगे और फिर सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र राजू, जिसकी उम्र 10 वर्ष एवं कद 3 फुट 5 इंच, रंग गोरा है और उसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है, वह दिनांक 22 जुलाई 2021 से लापता है। जिसको भी मिले तुरंत सूचित करें और नाम देकर के और संपर्क सूत्र, क्योंकि आप जब तक संपर्क सूत्र नहीं देंगे तो वो आपको सूचित कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये विज्ञापन तैयार किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, जिसमें संदेश लेखन है। तो यहाँ पर भी क और ख 2 पार्ट दिए हुए हैं। क में 2 दिए हैं जिसमें से कोई एक करना है, ख में भी 2 दिए हैं जिसमें से कोई एक करना है, यानी ये भी 2.5 मार्क्स के हैं, टोटल 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो पहला है, विदेश में रहने वाले अपने चाचा चाची को नव वर्ष की शुभकामना का संदेश लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यहाँ संदेश लेखन लिखेंगे, दिनांक और समय और फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय चाचा जी एवं चाची जी, नववर्ष की पावन वेला में आपको मेरी यही शुभकामनाएं कि प्रत्येक दिन आपके जीवन में शुभ संदेश लाए। आपको मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भतीजा, नीचे उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसी में दूसरा पूछा गया था, अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामना संदेश लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर भी हम वो बना करके उसमें ये भी शुभकामना संदेश करके भी लिख सकते थे। तो 2 में से एक करना था, वो हो गया। अगला है, आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो इसी का सॉल्यूशन हमने बनाया है। तो ये संदेश लेखन हो गया। यहाँ दिनांक और समय हमने डाला है और बधाई संदेश हम डालेंगे। और अपने मित्र को लिखना है तो लिखेंगे, प्रिय मित्र, मैं तुम्हें नीट की परीक्षा में राज्य में तीसरे स्थान पर आने की बधाई देता हूँ एवं मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है तथा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इसके बाद भी अध्ययन जारी रखोगे एवं उसी प्रकार की कठिन परिश्रम के द्वारा प्रत्येक परीक्षा में ऐसी ही उच्च सफलता प्राप्त करोगे। उससे हम सब मित्र और परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। तुम्हारा मित्र गौरव जैन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का, और इसी का अथवा में दिया गया है, चेन्नई निवासी अपने मित्र को पोंगल के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश देना है। तो वो हमारा सॉल्यूशन उसका कर दिया था हमने, एक ही करना था। तो ये हमारा जो आज पेपर हुआ है कोर्स ए का टर्म 2 का, तो वो यहीं पर इसका समाधान हम लोगों ने जो किया है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।